रपट। लेस्ली नॉरिस। मंगलवार की रात को अचानक ठंड शुरू हो गई थी जब बर्नार्ड खेलने के लिए बाहर गया था। लड़के सड़क के ऊपर लैंप की रोशनी में किक द टिन खेल रहे थे और किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि ठंड कितनी थी जब तक कि रेंडल जेनकिंस अपनी टोपी और दुपट्टा लेने घर नहीं गया। फिर उन सभी को कड़ाके की ठंड महसूस हुई, उनके घुटनों पर, उनकी कलाइयों पर, उनके कानों के सिरे पर। बर्नार्ड घर के अंदर गया और अपने पिता का बुना हुआ दुपट्टा उधार लिया और पिछली सर्दियों के अपने पुराने दस्ताने ढूंढे। बहुत जल्द खेल फिर से शुरू हो गया और वे मौसम के बारे में भूल गए। उस रात बिस्तर पर चादरें सख्त और फिसलन भरी थीं, बर्फ की तरह अप्रिय। बर्नार्ड ने सावधानी से इच्छा शक्ति के बल पर बिस्तर पर एक जगह गर्म कर ली जो उसके शरीर के आकार की थी, जो कंबल के नीचे दुबला और झुका हुआ था। उसने धीरे धीरे इसे बढ़ाया, इंच दर इंच, अपने पैर की उंगलियों को धीरे धीरे ठंड में डालते हुए जब तक कि वह सीधा और आरामदायक नहीं हो गया। तब सब कुछ ठीक था, सिवाय इसके कि उसे अपने कानों और कंधों के चारों ओर कंबल को मजबूती से खींचना पड़ा। सुबह में खिड़की ठंड के फूलों से ढकी हुई थी और रसोई की आग वेल्श की सर्दी के खिलाफ भयंकर रूप से जल रही थी। उसने हमेशा की तरह स्कूल जाते समय डैनी केनियन को बुलाया। डैनी उसका सबसे अच्छा दोस्त था और वे पूरे रास्ते दौड़े, हालांकि डैनी छोटा और मोटा था। बर्नार्ड को अब बर्फ की आदत हो गई थी। बाहर यार्ड में नल कई दिनों से जम गया था और उसके मुंह से कांच की जीभ निकल रही थी। हर सुबह धूसर और द्वेषपूर्ण होती थी, कर्कश रोशनी पूरी दुनिया को धुंधला कर देती थी। नालियों और सड़कों के कोनों में कठोर धूल के कण जमा हो जाते थे, जो लड़के के चेहरे और आंखों में चुभते थे। पूरे दिन दुकानों में रोशनी जलती रहती थी, लेकिन उनमें कोई खुशी नहीं थी, केवल मी टूमी की दुकान में रंग बिरंगे रंग थे, क्योंकि उनके पिरामिडों के चमकीले गोले थे। संतरे की। शुक्रवार की सुबह स्कूल में एल्बर्ट एवांस रोने लगा। शिक्षक ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों है, लेकिन एल्बर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। रेंडल जेनकिंस ने एल्बर्ट के पैरों के बारे में बताया। उसकी जांघों के अंदर का हिस्सा कमर से लेकर घुटनों तक लाल लाल हो गया था। त्वचा सख्त और गुस्से में थी और उसमें दरारें थीं। शिक्षक ने एल्बर्ट को स्टोव के पास सामने बैठने दिया और उसे कोई अंकगणित नहीं करना पड़ा। जब बर्नार्ड ने अपनी मां को एल्बर्ट के पैरों के बारे में बताया तो उसने अपना मुंह सिकुड़ते हुए कहा कि एनी इवांस को जन्म के दिन से ही कोई समझ नहीं है, और फिर वह मरहम का एक बर्तन लेकर एल्बर्ट के घर चली गई। जब वह बाहर थी, बर्नार्ड के पिता ने उसे बताया कि 20 साल से भी ज्यादा समय में ये सबसे ठंडा दिन था। त्वचा और ठंडे मौसम के बारे में यह मजेदार था। कुछ लड़के ठंड की वजह से लाल हो गए और कुछ नीले पड़ गए, और डैनी केनियन के घुटने एक तरह के धब्बेदार रंग के हो गए, लेकिन वह सिर्फ हंसा। जब बर्नार्ड की मां वापस आई तो वह नाराज थी। बेचारा छोटा बदमाश, उसने कहा। उसके लिए चलना भी कष्टदायक है। शनिवार की सुबह नाश्ते के बाद बर्नार्ड अपने डैन में चढ़ गया, जो यार्ड में अस्तबल के ऊपर का कमरा था। उसके पिता ने उसके लिए दीवारों पर सफेदी करवाई थी और साथ में वे घर से कुछ पुरानी कुर्सियां भी ले आए थे। 2 बड़ी रसोई की मेजें, जिन पर पेंट और मॉडल और पुराने अखबारों के टुकड़े लगे हुए थे, खिड़कियों के नीचे एक दूसरे के बगल में रखी हुई थीं। उसका रिकॉर्ड प्लेयर भी वहां था और तेल के चूल्हे की वजह से वह गर्म था। यह एक बढ़िया कमरा था, जिसकी छत के कोने में एक बहुत बड़ी मकड़ी थी और सफ़ेद दीवार के सामने एक मोटा और काला जाला था। बर्नार्ड स्टोव के पास एक कुर्सी पर बैठ गया और उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो वह गर्मियों में करेगा और जब वह 9 या 10 साल का हो जाएगा। वह और डैनी केनियन कैंपिंग करने जाएंगे। वे एक ऐसा मैदान ढूंढेंगे जिसके बारे में कोई और नहीं जानता और हर दिन बादल रहित होगा। उसने अपने दिमाग में मैदान की कल्पना की, उसकी घास की एकदम हरी भरी हरियाली, एक कोने में उसका बड़ा सुरक्षात्मक पेड़, और उसकी धारा इतनी शुद्ध कि आप हर टुकड़े टुकड़े कंकड़, उसके बिस्तर में घास की हर लहराती लता देख सकते थे। वे कैंपिंग करने के लिए बहुत छोटे थे, वह ये जानता था। और फिर रेंडल जेनकिंस सीढ़ियां चढ़ गया। वह मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी गर्दन के पीछे भारी जूते लटका रखे थे, जो फीतों से बंधे थे।
उसने उन्हें उतार दिया और गर्व से उन्हें फर्श पर गिरा दिया, जहां वे अपने बेढंगे तलवों पर बेपरवाह खड़े थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उनमें अभी भी किसी के पैर हों और उनसे अदृश्य पैर ऊपर चढ़ रहे हों। रेंडल ने अपने हाथ चूल्हे की ओर बढ़ाए और धीरे धीरे नाचने लगा। वह उसके चारों ओर घूमता रहा, जिससे उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। क्या तुम फिसलने आ रहे हो? उसने कहा। आज दोपहर हम सब बड़े तालाब पर जा रहे हैं। ये रुका हुआ है। मैं पूछूंगा, बर्नार्ड ने कहा। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। उसने पहाड़ियों के नीचे बड़े तालाब के बारे में सोचा, जो सैकड़ों गज चौड़ा था, पानी ठंडा और गाढ़ा था। इसमें एक शानदार पाइक थी, जो 1 गज से ज्यादा लंबी और 20 पाउंड वजन की थी, हालांकि बर्नार्ड ने कभी एक भी नहीं देखी थी। उसे बड़ा तालाब पसंद नहीं था। आपको विशेष जूते की आवश्यकता होगी, रेंडल ने कहा। मैंने अपने भाई के जूते उधार लिए हैं, उन पर एक नज़र डालें। उसने बड़े जूते उठाए और बर्नार्ड के निरीक्षण के लिए उन्हें आगे बढ़ाया। तलवे 1 इंच मोटे थे और उन पर मोटे कीलों का सम्मित पैटर्न था, चांदी की तरह चमकते चपटे वर्गाकार। चमड़े में एड़ी और पैर के अंगूठे पर चिकनी धातु के अर्धचंद्राकार पेंच लगे थे, किनारे रेजा की तरह पतले थे। रेंडल ने अपनी आस्तीन को जख्मी पैर की उंगलियों पर रगड़ा और उन्हें चमकाते समय उन पर सांस ली। ये वही हैं, उसने कहा। मेरे भाई के पुराने कामकाजी जूते। हो सकता है कि ये फिसलने के लिए बने हों। बर्नार्ड ने कहा, वे आपके लिए बहुत बड़े हैं। साइज 7, रेंडल ने संतोष के साथ कहा। मेरे भाई के पास ये नहीं है। 3 या 4 जोड़ी मोजे और वे मुझे फिट हो जाएंगे, आप देखिए। मैं तालाब के उस पार जाकर चिल्लाऊंगा। उन्होंने जूतों को हवा में ऐसे उड़ाया जैसे वे लड़ाकू विमान हों। तुम्हें ऐसे ही एक जोड़ी की जरूरत होगी, उसने कहा। नहीं तो तुम कभी भी कोई दूरी तय नहीं कर पाओगे। रेंडल भाग्यशाली था कि उसके बड़े भाई थे। बर्नार्ड को अपने जूतों के बारे में बुरा लगता था, हल्के, सज्जन, रबर के तलवे और एड़ी वाले। उसके दादा को भी रबर के तलवे और एड़ी पसंद नहीं थे। उसने कहा था कि केवल चोर और पुलिस वाले, समाज के 2 वर्ग जिनमें बहुत कुछ समान है, अपने पैरों में रबर पहनते हैं। बर्नार्ड को ये बात समझ में नहीं आई। क्या डैनी केनियन आ रहे हैं? बर्नार्ड ने पूछा। जरूर, रेंडल ने कहा। हम सब जा रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था। दोपहर के भोजन के बाद वे सभी तालाब पर चले गए, हवा के झोंकों से बचने के लिए कपड़ों की परतों से सुरक्षित, अपनी ऊनी टोपियों को कानों पर लटकाए हुए। कुछ लड़कों ने भारी जूते उधार लेने में कामयाबी हासिल कर ली थी, रेंडल जेनकिंस की तरह बनने के लिए, और वे पहाड़ी पर अजीब तरह से चढ़ते रहे क्योंकि उन्होंने अपने अनियमित पैरों को संभालना सीखा। रेंडल जेनकिंस ने अपने पैर की उंगलियों को मोड़ लिया, चार्ली चैपलिन की तरह कोनों में इधर उधर घिसकते हुए, और वे सभी हंस पड़े। बर्नार्ड को बहुत खुशी महसूस होने लगी। वह बर्फ पर फिसलने की अपनी लंबी शांति की कल्पना करने लगा। उसने मोटी बर्फ के बारे में सोचा, जो कांच की तरह साफ थी, जिसके नीचे ठंडी मछलियां तैर रही थीं, अपनी आंखों से फिसलने वाले लड़कों को घूर रही थीं। उसने बर्फ को पहाड़ियों में स्थापित एक चमकदार दर्पण की तरह सोचा, जिस पर वे अपनी खुद की छवियों के ऊपर से गुजर सकते थे। प्रत्येक शानदार स्लाइडर 2 परिपूर्ण लड़कों की तरह था, एक उल्टा पैरों से जुड़ा हुआ। अपनी खुशी में वह डैनी केनियन से टकराया और डैनी ने उस पर हमला कर दिया, जब तक कि वे दोनों हंसने नहीं लगे और हवा ने उनके मुंह से बादलों में उनकी सफ़ेद सांस उड़ा दी। लेकिन तालाब निराशाजनक था। सर्दियों ने पहाड़ियों से सारा जीवन छीन लिया था और बर्फ का चेहरा धूसर और अंधा हो गया था, उसके ऊपर सपाट आकाश का रंग। झील के किनारे कोई नरकट नहीं था। बिना किसी विशेषता के बर्फ फैली हुई थी, एक निर्बाध द्वारा बह रही थी हवा। लड़कों ने भयंकर ठंड के खिलाफ अपने सिर नीचे झुका लिए। उनकी आवाज़ें कमज़ोर थीं, वे खुद को छोटा और असहाय महसूस कर रहे थे। केवल रेंडल जेनकिंस ही इससे अप्रभावित था। बर्फ पर चिल्लाते और हाथ हिलाते हुए वह अपने विशाल बूटों को धीमे, ऊंचे कदमों से उठाते हुए दौड़ने लगा। वह दौड़ता रहा, अपने हास्यास्पद पैरों को एक के बाद एक इतनी जोर से जमाता रहा कि बर्नार्ड को लगा कि वह पूरे कटोरे की आवाज़ सुन सकता है, और फिर अपने पैरों को सख्त करके
संतुलन के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर वह हास्यपूर्ण गरिमा के साथ फिसला। वे सभी उसके पीछे दौड़े, फिसलते और पुकारते हुए। दोपहर अचानक गर्म और जोशपूर्ण हो गई। बर्नार्ड एक अच्छा धावक था और उसने खुद को इस तरह से आगे बढ़ाया कि उसकी पहली स्लाइड की गति यादगार बन जाए। वह 2 या 3 लड़कों से आगे निकल गया और फिर रुक गया। उसके पैर चौड़े हो गए, सिर ऊपर उठा, हाथ ऊपर उठे। उसे उम्मीद थी कि कुछ पक्षी जैसा होगा, कुछ उड़ने वाला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके रबर के तलवे बर्फ की सतह पर बुरी तरह से चिपके हुए थे और वह कुछ गज से ज्यादा नहीं फिसला। वह बेसुध था। वह सावधानी से बर्फ के किनारों पर आगे बढ़ रहा था, संभलकर और विनम्र। दूर तालाब के बीच में वह देख सकता था उसके दोस्तों की काली आकृतियां, स्वतंत्र रूप से फिसलती हुई, घूमती हुई, झुकी हुई, एक पैर पर स्केटिंग करती हुई। उनकी आवाज़ें सीगल की पुकार की तरह ऊंची और स्पष्ट उछलती हुई उसके पास आईं। लेकिन वह झील के किनारे अकेला भागा, फिसलने में असमर्थ। फिर अप्रत्याशित रूप से, बिना किसी चेतावनी के, उसने खुद को उस बंधन घर्षण से मुक्त पाया जिसने उसे जकड़ रखा था। वह फिसलने लगा था। वह किनारे पर बैठ गया, एक पैर उठाया और अपने जूते के तलवे का निरीक्षण किया। पॉलिश की हुई बर्फ की एक पतली परत, एक डाक टिकट से भी पतली, काले रबर पर जम गई थी। उसने देखा कि दूसरा जूता भी बदल गया था और वो खुशी से तालाब के बीचों बीच भागा, शोर मचाने वाले लड़कों से बहुत आगे निकल गया, दूर और तेजी से फिसलता हुआ, उनकी प्रशंसा और आश्चर्य को सुनते हुए। तालाब उसका था। दोपहर में 2 युवा लड़के आए, लंबे, गहरी आवाज वाले, सभी 17 साल के। उन्होंने अपने तीखे और उचित स्केट्स पहने और कुशलता से स्केटिंग की। थोड़ी देर के लिए लड़कों ने उन्हें देखा, लेकिन जल्द ही रेंडल जेनकिंस ने फॉलो माय लीडर का खेल आयोजित किया। रेंडल एक शानदार नेता था। उसकी खोज और दुस्साहस ने उन्हें एक ऐसे कौशल और साहस के लिए प्रोत्साहित किया जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। आखिरी चुनौती थी कि वे किनारे से बर्फ की ओर जितनी तेजी से भाग सकते थे, भागें, पूरी गति से किनारे से छलांग लगाएं। रेंडल आगे बढ़ा, उसके लंबे धीमे पैर दौड़ते हुए गति पकड़ रहे थे, और फिर वह किनारे से बाहर की ओर ऊंची छलांग लगाता हुआ कई गज दूर जा गिरा। एक बिजुका की तरह कठोर, वह तेजी से आगे बढ़ा, आखिरकार एक शानदार तरीके से रुका और अपनी फिसलन की मुद्रा में बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। एक एक करके वे उसके पीछे चले गए, हालांकि कोई भी रेंडल जितना बहादुर नहीं था, कोई भी खुद को खड़ी ढलान से बेखौफ नहीं फेंक सकता था। अंत में केवल 3 लड़के बचे थे। बर्नार्ड ने सोचा कि उसने कभी भी काली बर्फ जितनी प्यारी चीज नहीं देखी थी, जो रोशनी के फीके पड़ने के साथ ही मुश्किल से ही रोशन होती थी, और उसके दोस्तों की स्थिर आकृतियां उस पर बिखरी हुई थीं, बिना हिले डुले, उनकी भुजाएं विभिन्न मुद्राओं में, उनके शरीर मुड़े हुए या सीधे। उसने एक गहरी सांस ली और भाग गया। उसने कभी इतना हल्का महसूस नहीं किया था। वह उग्र ऊर्जा से भरा हुआ था। वह किनारे पर पहुंचा और इतनी तत्परता से, इतनी शक्ति से खुद को आगे बढ़ाया कि उसकी छलांग की उत्तेजना से उसकी सांस फूलने लगी। वह बर्फ पर खूबसूरती से गिरा और तुरंत अपने फिसलने की गति को महसूस किया, और वह जानता था कि कोई भी कभी इतनी दूर नहीं फिसला था। अंत में रुककर उसने चारों ओर देखा। वह रेंडल जेनकिंस से कई गज दूर था, दूसरे लड़कों से मीलों दूर। जैकी फेल्प्स बहुत दूर से धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। वह डैनी को किनारे पर दौड़ते हुए देख सकता था, एक पैर से दूसरे पैर पर झूल रहा था, कमर आगे की ओर झुकी हुई थी। अपने हाथों को मोड़ते हुए बर्नार्ड चिल्लाया, तुम कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। डैनी ने उग्रता से हाथ हिलाया। आप देख सकते थे कि वह अपने कंधों को जिस तरह से रखता था, उससे वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने जा रहा था। वह आगे की ओर भागा और किनारे से बेतहाशा छलांग लगाई। बर्नार्ड उसे इतना स्पष्ट रूप से देख सकता था कि सब कुछ धीमी गति से हो रहा था। उसने डैनी को बर्फ से टकराते देखा और जानता था कि यह गलत था। डैनी अपने पैरों के तलवों पर नहीं, बल्कि अपनी एड़ी पर गिरा, और उसका शरीर पहले से ही धीरे धीरे पीछे की ओर झुक रहा था। वह तेजी से आगे बढ़ा,
उसके शरीर की ढलान पहले से ही अपरिवर्तनीय रूप से ठीक होने के बिंदु से आगे निकल गई थी। उन्होंने देखा कि उसकी एड़ी बर्फ से निकल गई और एक क्षण के लिए वो बिना सहारे के हवा में तैर गया, इससे पहले कि उसका सिर सतह पर भयावह रूप से फट जाए। वह टूटा हुआ और सिकुड़ा हुआ पड़ा था। बर्नार्ड हिल नहीं सकता था। वह डैनी को एक काले ढेर में देख सकता था, लेकिन वह उसकी ओर नहीं बढ़ सकता था। ये रेंडल जेनकिंस था जो सबसे पहले उसके पास पहुंचा और वे सभी उसके पीछे भागे। वे डैनी के चारों ओर जमा हो गए और उसे नीचे देखते रहे। उसका चेहरा शांत और सफेद था, उसकी आंखें बंद थीं। जैसे ही उन्होंने देखा, एक नथुने में खून का एक छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया और डैनी के होंठ पर मुड़ गया। क्या होगा अगर वह मर जाए? बर्नार्ड झुका और डर के मारे अपने दोस्त को उठा लिया। रेंडल ने उसकी मदद की और साथ मिलकर वे डैनी को किनारे तक ले गए। कुछ लड़के रो रहे थे और रेंडल ने उन्हें टहनियाँ, कागज के टुकड़े कुछ भी इकट्ठा करने के लिए लगा दिया जो जल सकता था। बर्नार्ड ने डैनी के दस्ताने उतारे और अपने हाथों को अपने हाथों से रगड़ा। डैनी की उंगलियां बहुत ठंडी थीं, लेकिन थोड़ी देर में वह हिलने लगा और कराहने लगा। 2 बार उसने अपनी आंखें खोली, बिना उन्हें पहचाने और बिना कुछ कहे। रेंडल ने आग जलाई और वह एक मंद रोशनी में जलती रही, उदास होकर। उसने बर्नार्ड को छोड़कर सभी लड़कों को और ईंधन खोजने के लिए भेजा, उन्हें छोटे पेड़ों से शाखाएं तोड़ने के लिए कहा। बर्नार्ड ने डैनी की नाक से खून पोंछा और थोड़ी देर बाद खून बहना बंद हो गया। ये बहुत ज्यादा नहीं था, उसने खुद को सांत्वना दी। इतनी देर तक नीचे झुकने से उसके घुटने दुख रहे थे। उसके पीछे रेंडल ने आग को एक बड़ी लपट में बदल दिया था जिसने अंधेरे को दूर धकेल दिया था, और लड़के उसके पास बैठे थे, बिना कुछ बोले। डैनी भारी होकर हिला, उठकर बैठ गया और बर्नार्ड को देखा। हे भगवान, डैनी केनियन ने कहा। क्या हुआ? वो बिल्कुल ठीक था, सब कुछ ठीक था। लड़के खुशी से झूम उठे, एक दूसरे की पीठ थपथपाए, डैनी को आग के और भी पास बैठा दिया। वे नाचने लगे और गाने लगे, डर से मुक्त हो गए, और वह बहुत ही चिड़चिड़ा और घमंडी था। तभी उनमें से एक युवक अचानक प्रकट हुआ। उसके साथ क्या मामला है? उसने डैनी के ऊपर झुकते हुए पूछा। कुछ नहीं, रेंडल ने हवा में कहा। बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, जैकी फेल्प्स ने अंधेरे से बाहर आकर कहा। आपकी उम्र कितनी है? युवक ने बर्नार्ड से पूछा। 10, बर्नार्ड ने झूठ बोला। उसने रेंडल की ओर इशारा किया। और वह 11 है, उसने कहा। उस लड़के को घर ले जाओ, युवक ने कहा। बेटा, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, डैनी ने कहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर जाओ, युवक ने कहा। और तुम में से बाकी लोग देखोगे कि आग बुझ गई है। वह अंधेरे में स्केटिंग करने लगा। बर्नार्ड को उसकी ब्लेडों की लोहे की कतरन महसूस हो रही थी। आग बहुत गर्म थी। बर्नार्ड कल्पना कर सकता था कि यह जमी हुई मिट्टी की पतली परत को गर्म कर रही थी, फिर शायद और भी गहरी, आधा इंच गहरी। पहले से ही वह मुक्त जमीन में बर्फ की फुफकार सुन सकता था। वह अपने साथ बैठा था। डैनी की पीठ के पीछे बैठ गए, इसलिए वे दोनों सहज थे। सभी लड़के चारों ओर बैठ गए। वे बहुत शांत थे। धीरे धीरे अंधेरा और ठंड आग की लपटों के बीच में घुस गई, जिससे रात फिर से सर्दी में बदल गई। रेंडल उठकर इधर उधर घूमने लगा। उसके पैर सुन्न हो गए थे। अब जाने का समय हो गया है, दोस्तों, उन्होंने कहा। अब जाने का समय हो गया है। वे उठ खड़े हुए और रेंडल के पीछे आज्ञाकारी ढंग से चलने लगे। बर्नार्ड इतना थक गया था कि उसके पैर धीमे और अकड़ गए थे, और उसका दिमाग हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहता था, लेकिन थोड़ी देर में वे ठीक हो गए। लड़के पुरानी रेक्टरी से गुजरते हुए गली से नीचे उतरे और शहर की ओर पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। एक रात की हवा उन पर ऐसे उड़ी जैसे उसे लोगों की कोई परवाह नहीं है और वह सीधे उनके बीच से गुजरने वाली है। बर्नार्ड कांपने लगा। क्या होता अगर डैनी मर जाता? उसने फिर से डैनी का चेहरा देखा जो बर्फ पर लेटा था, मोमबत्ती की तरह सफ़ेद और कठोर। जैसे ही उसने देखा,
खून का एक काल्पनिक कीड़ा डैनी की नाक से रेंगता हुआ उसके गाल के किनारे पर आ गया। उसने अपने दिमाग को इसके डर से बंद कर लिया और डैनी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने फुसफुसाकर पूछा, लेकिन रेंडल ने उसे सुन लिया। उसे बहुत अच्छा लग रहा है, रेंडल जेनकिंस ने दहाड़ते हुए कहा, उसकी आवाज़ आग की तरह लाल थी। तुम्हें क्या हो गया है? वह तो ठीक है। मैं ठीक हूँ, डैनी ने कहा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं ठीक हूँ। आसमान से बर्फ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े गिरे। लड़कों ने महसूस किया कि वे उनके चेहरे पर गिरे, मकड़ी के जाले की तरह हल्के, और फिर गायब हो गए। यह असहनीय रूप से अंधेरा और ठंडा था। जैसे ही वे शहर की पहली गलियों में दाखिल हुए, लड़के सांत्वना के लिए एक साथ आगे बढ़े और दौड़ने लगे। वे एक साथ दौड़े, अंधेरे में एक लड़के की तरह घर की ओर बढ़े, किसी भी आतंक के खिलाफ एकजुट होकर जो उन्हें धमकी दे सकता था।